हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल वे टू पीसीएस। सो जो अपना पॉलिटी का कोर्स था, कंप्लीट कोर्स, उसका लेक्चर नंबर 2 मैं लेके आया हूँ। और ये इसी पे बेस्ड है। भारत के संवैधानिक विकास, इसी का पार्ट 2 है ये। 2-3 दिन से कुछ मेरी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस थी, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, आप लोगों को भी बनवाने होंगे, जो एसडीएम ऑफिस में बनता है जनरली। तो इसी के लेकर के मैं थोड़ा बिजी था, तो कोर्स नहीं दे पाया, लेकिन आज से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। ओके। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो कोर्स है उस सारा पीडीएफ आपको यहीं पे एक जगह पे मिल जाएगा। और प्रीलिम्स के फ्री में जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है वो इसी पे शुरू होगी। ये 67 बीपीएससी के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ। बट ये जो कोर्स है वो किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, पार्ट 1 में ये कंप्लीट कर लिए थे जो कंपनी रूल था। ठीक। तो ये अपना पार्ट 1 था। इसमें हम लोग क्या किए थे, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहां से लेकर के और 1857 के विद्रोह से पहले का जो भी एक्ट था वो सारा हम लोगों ने देख लिया था। तो अभी तक जो भी थे वो कंपनी देख रही थी। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्राउन रूल। बेसिकली यहां से कंपनी से सारा पावर छीन लिया गया। अब जो ब्रिटिश क्राउन थी वही वहां से अपने लोगों को अपॉइंट करती थी और जिसके द्वारा हम लोगों का ऊपर शासन किया जाता था। तो एक एक करके चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो 1857 का जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ इंडिया में, उसके बाद 1858 में एक एक्ट लाया गया। और जो एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 18 निम्नलिखित में से किस एक्ट को गुड गवर्नमेंट एक्ट बोला जाता है। तो गुड गवर्नमेंट एक्ट या गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस तरह का। तो ये जो है 1857 का विद्रोह के जस्ट बाद 1858 आया था। इवन ब्रिटिशर्स मानते थे, आप जैसा कि नाम से ही देख सकते हैं, कि गुड गवर्नमेंट एक्ट, यानी इससे पहले हम लोगों ने आपको बैड गवर्नमेंट दिया था। तो अब गुड गवर्नमेंट, तो गुड गवर्नमेंट में भाई किसको बोलते हैं। तो गुड गवर्नमेंट में बेसिकली ब्रिटिशर्स ये हम लोगों को समझाने का कोशिश किए कि अब हम लोग आपका भी पार्टिसिपेशन चाहते हैं, यानी इंडियन का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। किसमें? आपके ऊपर जो भी शासन किया जाएगा, जिस एक्ट के थ्रू किया जाएगा, उन सब पे। तो अब कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी से तो सारा पावर ले लिया गया। तो अब जो ब्रिटिश क्राउन थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वो धीरे धीरे कुछ कुछ पावर हम लोगों को देना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो जो गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता था उसका नाम चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ओके। और वाइसराय जो थे वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे किसके? ब्रिटिश क्राउन के, ना कि ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब हटा दिया गया। इसीलिए आप देखे होंगे जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये क्राउन रूल अब शुरू हुआ है, वो इसलिए कि अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भागीदारी नहीं रही। पहला जो थे लॉर्ड कैनिंग, उनको बनाया गया था ऐसा पहला वाइसरे। ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हम लोग पहले पढ़े थे, जो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले बना था, उन दोनों को हटा दिया गया। और इसके बाद एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नेम से एक पोस्ट क्रिएट किया गया। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे वो पार्लियामेंट के मेंबर होते थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। ये लंदन में बैठते थे। और इनको मदद करने के लिए इंडिया में एक 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया। ये जो काउंसिल होते थे, इनका जो भी काम था वो सारा चीज ये एक तरह से बेसिकली रिकमेंड करते थे। अब मानना या नहीं मानना वो स्टेट के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके ऊपर था। बेसिकली इनका जो भी फैसला था 15 मेंबर का, वो बाइंडिंग नेचर के नहीं थे, वो सिर्फ असिस्ट करते थे। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ उतना ही चीज बता रहा हूँ जिससे आपके एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप समझते हुए इसको अगर पढ़िएगा तो आपको याद भी हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 पॉइंट ही आपको याद रखना है। पहला, कि ये जो गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से जाना गया। दूसरा, कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहला वाइसराय बने। तीसरा, कि यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का निर्माण किया गया। एक बॉडी का एक आदमी होता था जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट के मेंबर होते थे। और चौथा पॉइंट ये कि इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर थे। बस। नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं। तो ये तो 1858 में वो लोग इसलिए ले आए थे कि 1857 में विद्रोह हुआ था, तो उनको भी ये नहीं पता चल रहा था कि कैसे पावर लिया जाए, क्या किया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो जल्दबाजी में एक एक्ट लेके आए थे। कौन सा? जो हम लोग अभी पढ़े, 58 का। तो फिर इसके 3 साल के बाद ही ये एक फुल फ्लेज्ड एक्ट लेके आए जिसका नाम दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट। प्रीवियस जो था वो गुड गवर्नेंस एक्ट था। अब इंडियन काउंसिल में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, कि गुड गवर्नेंस मतलब था कि भाई आपको भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग जो थे, 3 लोगों का नाम एकदम रट लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? पहला राजा ऑफ बनारस, इसी तरह आपको ऑप्शन में भी रहेगा। दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरा सर दिनकर राव। ये 3 नेम को आप याद कर लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले इन्हीं तीनों इंडियन को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि द एक्ट, ये जो एक्ट है, ये पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन भी पावर का करने लगे। तो भाई सेंट्रलाइजेशन कब हुआ था? तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि इंडिया के मैप में 3 ही जगह हुआ करता था, एक कोलकाता, एक बॉम्बे और एक मद्रास। तो यहां से पावर छीन के लेने लगे थे वो लोग, कब से? 1773 के ही एक्ट से। और कब कंप्लीटली ले लिए थे? तो 1833 के एक्ट में, जैसा कि हम लोगों को पहले पढ़ा था। तो ये सारा जो था सेंट्रलाइज हो गया था पावर, लेकिन अब ये से फिर से इन लोगों को देने लगे, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है। हालांकि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो कंप्लीट हुआ था वो 1935 के एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे कंप्लीट हुआ था। लेकिन पहली बार यहाँ पे आप देखिए कि डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। मद्रास और बॉम्बे का जो लेजिस्लेचर पावर था, लेजिस्लेटिव पावर था, उसको धीरे धीरे करके कोलकाता से रिटर्न करना शुरू कर दिए ये लोग। ओके, तो ये हो गया। जो ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का ये फॉर्म अभी भी इंडिया में जो हम लोग का ऑर्डिनेंस है वो 6 मंथ के लिए ही होता है। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 123 में। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग धीरे धीरे याद कर लीजिएगा, आपको भी याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए और जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा उसको डाउनलोड करके धीरे धीरे कभी कभी आप उसको पढ़ते रहिए, आपको हो जाएगा। लास्ट में मैं कुछ मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चंस भी दिया हूँ इसमें, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो हुआ क्या कि ऑर्डिनेंस, तो पहली बार जो है ऑर्डिनेंस वाइसरॉय को ये पावर दिया गया और वाइसरॉय ऑर्डिनेंस लागू कर सकता था, और वो 6 मंथ के लिए। अभी भी इंडिया में कितना है? 6 मंथ। या उसके बाद हम लोगों को फिर से रिन्यू करना पड़ता है, और ये रिन्यू का प्रोसेस क्या है वो हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर में देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ ऑर्डिनेंस। और तीसरा जो पोर्टफोलियो सिस्टम, कभी कभी पूछा जाता है एमसीक्यू में कि कब लागू किया गया पहली बार, तो वो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है, हालांकि इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1859 में ही, लेकिन इसको इस एक्ट में पहली बार लिख के पूछ बताया गया। तो यहाँ पे भी अब हम लोगों को 4 ही चीज है पढ़ने के लिए। एक, कि पहली बार इंडियन, कौन कौन इंडियन? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि पावर धीरे धीरे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को देना शुरू कर दिया गया। तीसरा, ऑर्डिनेंस का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस वाला, अब इसको पक्का याद रखिएगा। ये किस एक्ट में? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। और फिर चौथा, पोर्टफोलियो। तो ये सारा चीज इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एक्ट जो है, वो नेक्स्ट एक्ट है 1892 का। ठीक है, तो 1892 में क्या हुआ कि देखिए, आप ये समझ जाइए कि हमेशा धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे, कि पहले मान लीजिए कि 16 लोगों को रखते थे, 6 लोग थे इनके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उस 6 में जो हमने आपको बताया कि अभी 3 लोगों को वो नॉमिनेट किए हुए थे। अब धीरे धीरे हमेशा जब भी कोई नेक्स्ट एक्ट आएगा ना, तो ये मेंबर का जो संख्या है वो बढ़ते जाएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे 1919 में ये आकर के कितना हो जाएगा? 60 लोग हो जाएंगे, 16 से। ठीक है, तो इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सॉरी। तो ये हो गया। तो ये क्या हो रहा है? ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कौन सा है? नॉन ऑफिशियल। याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया है नॉन ऑफिशियल। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था, इनको नॉमिनेट किया जाता था। ओके, इलेक्शन टर्म जो था पहली बार 1892 में यूज नहीं किया गया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है द एक्ट इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन का मतलब कि ये इस, मतलब किसी प्रोविंस से एक लोग आएंगे, किसी प्रोविंस से दूसरा लोग आएंगे, इस तरह से। लेकिन ये नॉमिनेट होकर के, अभी भी इलेक्टेड नहीं थे, इसीलिए इलेक्शन वर्ड जो था अभी तक यूज नहीं किया गया है। ये सारा इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो एक ये, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बता दूं आपको, कि इस एक्ट में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है बजट का, कि बजट पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कस करने का अधिकार दिया गया। ये डिस्कस है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है। इस दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा आप। डिस्कस कर सकते थे कि हाँ, बजट में इतना एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, इतना चीज जो है ये अपने फाइनेंस पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये सारा चीज वो लोग डिस्कस कर सकते थे। लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे कि क्यों इतना ही। हमको तो लगता है, जैसे बोल सकता है कि नहीं, हम लोगों को एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगता है कि इस पे अधिक खर्चा होना चाहिए, जैसा आजकल होता है। लेकिन ये सारा चीज इस पे सिर्फ डिस्कस करने का था, क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम बजट पे डिस्कस करने का ये क्वेश्चन कई बार मल्टीपल एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछे गए, कई बार एसएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूपी सर्विस कमीशन में, इवन यूपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ आपको 2 ही चीज याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1892 के एक्ट में, और बजट पे डिस्कशन करने का, ये भी चर्चा करने का भी बात 1892 के एक्ट में किया गया।
नेक्स्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट, ये है 1909 का। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जहां कहीं पे भी मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड नेक्स्ट आएगा, तो इस तरह का वर्ड है। तो जो पहला वर्ड होता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि बनाया गया था, जिसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर था, उनका नाम होता है। और सेकेंड जो होता है वो वाइस रहेगा। तो अगर नहीं भी याद रहे तो आपको इतना तो याद रहेगा, मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड। तो आप उससे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कौन वाइस रहे थे उस समय में। ये हो गया। इसमें देखिए, फर्स्ट टाइम इसमें किसी भी इंडियन को, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दिया गया, अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया जाता था, उसमें जो था वो किनको दिया गया, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसको आप एकदम याद रखिएगा। इसको फर्स्ट इंडियन थे जिनको वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दिया गया। और किस बेसिस पे, इनको एज ए लॉ मेंबर। तो देखिए, पहला लॉ मेंबर कौन थे, तो वो हम लोगों ने पढ़े थे मैकेले मिनट के द्वारा, जो मैकेले थे उनका। तो वो भारतीय नहीं थे, लेकिन पहला भारतीय अगर पूछा जाए तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो कि मैं अभी आपको जस्ट बताया था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑन बजट, सिर्फ बजट ही नहीं बल्कि कोई भी अगर वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम हो तो उसके लिए भी इसको दिया जाता है। मेरा सिलेक्शन इसी वेलफेयर ऑफिसर पर है, इस वर्ड से मुझे बहुत प्यार है। सब डिविजनल बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर 67 बीपीएससी के थ्रू हुआ है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि जल्द ही हम लोगों को ज्वाइनिंग किया जाएगा अभी, और मे भी प्रमोट भी कर दिया जाए। खैर वो बाद वाली बात है। तो ये चीज मैं बोलने के लिए यही बोल रहा था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आप बजट पोस्ट पे, बजट पे, और जो वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी स्कीम्स था उस पे पूछा जा सकता था अभी। जो कि अगर आपको याद होगा तो 1892 वाला में क्या था कि आप सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो ये भी दिया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे खराब अभी के मॉडर्न इंडिया के लिए है, यानी हम लोग जो अभी सेपरेट पाकिस्तान देखते हैं, उसका जन्म बेसिकली यहीं पे ही इसका बीज बोया गया था। क्योंकि यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द मुस्लिम्स, फर्स्ट टाइम इट हैज गिवन इन बाय दिस इंडियन काउंसिल एक्ट। और इसी के लिए लॉर्ड मिंटो को, यहाँ पे देखिए मॉर्ले का नाम नहीं है, क्योंकि उस समय वो वाइसराय कौन थे, मिंटो। उनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड, क्योंकि पहली बार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात यही किए थे। और बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होते गया, और फिर फाइनली लास्ट में आजादी के समय हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी एक अलग पाकिस्तान और एक अलग इंडिया है। तो इनका जो जनक है वो यही है। तो इसमें तीन चार चीज याद करना था। पहला, फर्स्ट लॉ मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सेकंड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बजट यू कैन आस्क, तो ये पावर दिया गया। एंड थर्ड, द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड, मॉडले मिंटो को बोला गया, क्योंकि ये सेपरेट इलेक्ट्रोड मुस्लिम के लिए बताए थे कि ये होना चाहिए, और यहीं से शुरू हुआ था। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चंस कोई भी एमसीक्यू में यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ऑप्शंस बदल के या इसको कुछ दूसरे ढंग से पेश करके वो लोग पूछते हैं। बट आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इतना ध्यान दे दीजिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन इन सब चीज से नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा। देखिए, तो नेक्स्ट एक्ट जो है वो गुड गवर्नमेंट एक्ट। तो अब देखिए, अगर आप बेसिकली देखिए तो 1909 तक जितना भी एक्ट आया था उससे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ मिला नहीं था इंडियन को। लेकिन 1909 के बाद से जो एक्ट आया, और देखिए 1947 आते आते हम लोग आजाद हो गए। आखिर इस बीच में क्या हुआ, तो इस बीच में कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज हुई होगी, जिसके कारण कि इतना दिन पुराना जो एक्ट था, जो हम लोग समझिए कि 1773 से जो एक्ट आ रहा था, उससे लेकर के और अभी तक हम लोग देश को ना आजाद करा पाए ना कुछ ले पाए। आखिर क्या हो गया कि इस बीच में हो गया, तो इस सब का आंसर ऑब्वियस है कि गांधी जी आ गए थे। तो गांधी जी जब आ गए तो एक लीडर मिल गया हम लोगों को, जो हम लोगों का मास जो था उसको एक तरह से मूवमेंट दिया, उनको एक डायरेक्शन दिया, और फिर हम लोग उनके दिखाए हुए पथ पे चले और फाइनली हम लोग आजाद हो गए। तो चलिए, हुआ क्या कि गांधी जी अब तक इंडिया आ चुके थे, और गांधी जी के इंडिया आने के बाद जो थोड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन पे भी पावर पड़ना शुरू हो गया, प्रेशर। साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो भी इस समय तक खत्म हो चुका था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हालांकि ब्रिटेन जीत गया, लेकिन ब्रिटेन को बहुत आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। तो अब आर्थिक क्षति उठाना पड़ा, तो प्रेशर में आकर के यहाँ पे भी लोग डिमांड कर रहे थे कि प्रोविंस जो है उसको ऑटोनॉमी दे दिया जाए। तो अब होता क्या है वो एक एक करके हम लोग देखते हैं इस एक्ट में। द फर्स्ट एक्ट में क्या हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम रखा गया। अभी तक मैंने क्या बताया था आपको, इनडायरेक्ट था, नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन वर्ड जो है फर्स्ट बार कब यूज किया गया, डायरेक्ट इलेक्शन का, जिसमें हालांकि अभी भी सिर्फ बहुत कम लोग ही वोट कर सकते थे। किस किस बेसिस पे,
कि किसका अर्निंग कितना है, किसका एज कितना, एज सॉरी, एजुकेशन के बेसिस पे टैक्स कितना गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, यानी पार्शियल ही था। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो था डायरेक्ट इलेक्शन का बात होगा तो 1919 में बात करेंगे। फिर वो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में दिया गया था उसको और बढ़ाया गया, पहले सिर्फ मुस्लिम के लिए था, अब सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियन के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए था। एंग्लो इंडियन के लिए हालांकि तो अभी रिसेंटली तक इंडिया के पार्लियामेंट में सीट रिजर्व हुआ करता था, लेकिन उनको अब हटा दिया गया। किस अमेंडमेंट की तरह, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि एंग्लो इंडियन का जो सीट हुआ करता था नॉमिनेशन से, जो वो लोग आते थे, जो रिजर्व हुआ करता था अपने पार्लियामेंट में, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इट सेपरेट द वेरियस सब्जेक्ट, ये क्या किया, इंडियन का डिमांड था कि मेरा प्रोविंस जो है उसको और ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जो थोड़ा प्रेशर पड़ा तो बोला ठीक है मैं अब करूंगा, लेकिन वो लोग क्या किए कि इन दोनों को तो, जो फेडरल लिस्ट था उसको और प्रोविंशियल लिस्ट उसको अलग कर दिया गया। इवन प्रोविंशियल लिस्ट को दो पार्ट में कर दिया गया, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट जो था उसमें सारा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता था उसको रख दिया गया, लेकिन रिजर्व लिस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था उसमें, तो हुआ क्या कि देखिए, सेंटर, पहले सेंटर में ही सारा कुछ होता था, है ना, सेंटर में जो होता था उसको अब डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया, तो एक फेडरल लिस्ट बना दिया गया, जो फेडरल लिस्ट, और एक जो लिस्ट था वो प्रोविंशियल लिस्ट बना दिया गया। अब प्रोविंशियल लिस्ट को दो पार्ट में कर दिया गया, एक रिजर्व जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को रखा अपने पास, और उसके बाद एक ट्रांसफर लिस्ट जिसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था उसको। इसलिए आप देखते हैं कि इसको कैसे एडमिनिस्टर किया था, गवर्नर के थ्रू, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, और रिजर्व लिस्ट में देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वो डिसीजन लेते थे। ओके, तो ये हो गया। और चूंकि प्रोविंस की लिस्ट को दो पार्ट में बांट दिया गया, तो इसीलिए इसको अब देखिए डायरकी सिस्टम, कहाँ पे, प्रोविंस पे। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोविंस से हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि पहली बार डायरकी सिस्टम कहाँ पे लाया गया, प्रोविंस में लाया गया, तो ये हो गया। और सेंटर जो था, सेंटर लेवल पे उसको बाइकार्मलिज्म, यानी अभी का जैसे हम लोग राज्यसभा लोकसभा देखते हैं उसी तरह दो चेंबर बना दिया गया। तो पहली बार आपको अगर पूछेगा कि कहाँ पे, किस एक्ट में बाइकार्मलिज्म, 1919 में। पहली बार डायर की प्रोविंस में कहाँ पे, तो 1919 में, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन 1919 के एक्ट में, ठीक है। अब पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का टर्म भी इसी में ऑफिशियली यूज किया गया, हालांकि गुड गवर्नमेंट एक्ट ये सब वो लोग बोलते रहे, लेकिन पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का टर्म यहीं पे यूज किया गया। हर एक 10 साल पे बोला बोला क्या गया कि अब इस एक्ट को, जो 1919 का एक्ट है, उसको 10 साल के बाद हम लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बीच में इतना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और बहुत सारे जो लोकल्स मूवमेंट थे वो एक्टिव हो गया, जिसके बाद गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। और गवर्नमेंट पे जब प्रेशर पड़ना शुरू हो गया तो गवर्नमेंट 10 साल नहीं, 8 साल भी, 2 साल पहले ही, 1927 में ही होना चाहिए, कब, 1929 में, लेकिन 1927 में ही 2 साल पहले ही एक 7 मेंबर का एक कमिटी को भेजा, और जिसका चेयरमैन कौन था, सर जॉन साइमन, इसीलिए हम लोग सुने होंगे साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी कमीशन के विरोध करने की वजह से लाठीचार्ज से हुआ था। तो ये हो गया। इसका सबसे ज्यादा विरोध क्यों कर रहे थे वो लोग, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं थे। भाई जब तुम इंडियन के लिए जो एक्ट ला रहे हो उसमें इंडियन कोई मेंबर नहीं रहेगा, फिर ये लोग जो ब्रिटिश आदमी है वो अपने हिसाब से ही कुछ ना कुछ भेज देंगे, और उसके बेसिस फिर तुम फिर से कोई एक्ट लाओगे, तो ये ब्रिटिश इंडियंस को मंजूर नहीं था, और जिसके कारण क्या हुआ कि इनका भारी विरोध हुआ। और इनके एक्ट के थ्रू, ये जो साइमन कमीशन रिपोर्ट दिए थे उसके बेसिस पे एक व्हाइट पेपर दिया गया, और उस व्हाइट पेपर के बेसिस पे हम लोगों ने सुना है ना, 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, गोल मेज सम्मेलन। तो वो किस बेसिस पे हो रहा है, ये जो रिपोर्ट साइमन कमीशन दिए थे उसी पे। और फाइनली द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक्ट 1935 ही जो है वो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे ही बनाया गया। तो साइमन कमीशन के बारे में इतना ही जानना है कि सर जॉन साइमन थे, 7 मेंबर का कमिटी था, और ये 7 मेंबर का कमिटी क्या क्या रिकमेंड किया, तो ये बोल दिए सबसे पहले क्या कि भाई डायरकी को हटा दो प्रोविंस से, ठीक है। ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको और बढ़ा दो इंडिया में, ठीक है। और ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट जो था उसका एक फेडरेशन बना दो, तो ये सारा चीज बोला, जो कि नेक्स्ट में 1935 के एक्ट में आता है। तो नेक्स्ट है 1935 का। देखिए इसका हिंदी वर्जन भी मैं नेक्स्ट पेज पे दे दिया हूँ, तो इसीलिए आप लोग अभी समझ जाइए, मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ, और बाकी यहाँ पे मैं वो सारा चीज लिख भी दिया हूँ,
जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, मैंने पहले ही आपको बताया था कि साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे हुआ था। इससे पहले 1932 में क्या होता है, रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो कम्युनल अवार्ड दिए थे पूना की जेल में, यारदेवा जेल में। वो यार या गांधी जी और उनके बीच में, गांधी जी तो नहीं थे उस साइन करने में, लेकिन गांधी जी ही भूख हड़ताल पे चले गए थे। तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी की तरफ से कुछ लोग थे, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, उन लोगों से मिल करके बीच में एक पैक्ट शामिल हुआ। वो हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर में देखेंगे, अभी हम लोग पॉलिटी ओरिएंटेड जितनी चीज है वो देख रहे हैं। तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया गया। अब देखिए फेडरेशन टर्म समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हुआ क्या था कि जैसे सपोज कीजिए इंडिया था, इंडिया में दो पार्ट था। एक पार्ट क्या था, एक जो पार्ट था वो अपना प्रोविंस के बारे में बात करता था, और दूसरा जो था वो प्रिंसली स्टेट था, जिसको हम लोग रजवाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट। तो इन दोनों को मिला करके बोला गया कि एक फेडरेशन बनाया जाएगा। ओके, लेकिन हुआ क्या कि ये चीज कभी भी नहीं हो लागू हो पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो थे वो इसका विरोध किए। दूसरा, डायरकी पहले कहाँ पे था, डायरकी था पहले प्रोविंस में, उसको हटा दिया गया है, बोलिश कर दिया गया, और ये इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ, सेंटर पे। बाइकार्मेलिज्म पहले कहाँ पे था, बाइकार्मेलिज्म सेंटर पे था, अभी भी सेंटर पे था, लेकिन सेंटर के साथ साथ अभी 6 प्रोविंस में लगा दिया गया। कभी कभी नाम पूछ लेते हैं तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस जो अभी का उत्तर प्रदेश है, बेसिकली वो सारा पार्ट उसमें बाइकार्मेलिज्म ला दिया, जिसमें हम लोग विधानसभा और विधान परिषद अभी बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया इसी 1935 के एक्ट से। और ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको और बढ़ा दिया गया, एससी एसटी को, वोमेन को, लेबर को, ये सबको देना शुरू कर दिया गया। फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता में बना था, कब, 74 में, 1774 में। लेकिन ये फेडरल कोर्ट का बात कर रहा है, तो फेडरल कोर्ट अभी जो है, ये अभी का जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है सेम उसी के बारे में बात कर रहा है। पहले ये इसी समय में ये बन गया था, ब्रिटिश समय 1937 में। उसके बाद बर्मा को जो है वो सेपरेट कर दिया गया था, पहले इंडिया के थ्रू ही उसका भी शासन देखा जाता था, लेकिन बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारा चीज जो हुआ था, ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। बेसिकली इसी सारी चीज पर एमसीक्यू इसका रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। Now, why this act is very important? Because if you see our constitution now in the current state also, so around 60% of the thing from this act only we have borrowed. So this is very, very important. More than half of our constitution, current constitution, is based on the Government of India Act 1935. तो यहाँ पे इतनी सारी चीज जो थी ये इसी से एमसीक्यू बन सकता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो फाइनल अब हम लोगों को आजादी मिलने वाली है, तो जब आजादी मिलने वाली है तो इसमें क्या हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। हम सबको याद है कि 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। एबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय हटा दिया गया और गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला वैसा गवर्नर कौन थे आजाद भारत के, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और जवाहरलाल नेहरू को जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। पार्टीशन का बाद जो है वो स्वीकार कर लिया गया, और पार्टीशन के बाद स्वीकार करने के बाद भारत और पाकिस्तान दो बने। इस बीच में क्या क्या होता है, तो 40 में होता है एक एक्ट, ठीक है, 40 में अगस्त ऑफर जो होता है वो है, फिर क्रिप्स मिशन आते हैं। तो वो सारा चीज है, ये सारा चीज जो है हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अपना पॉलिटिक हिसाब से सिर्फ डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे। तो ये हो गया, और यहाँ पे पहली बार जो है ड्रॉप कर गया टाइटल इंपेरर ऑफ इंडिया, अब इसको हटा दिया गया, ये वर्ड अब यूज नहीं किया जाता था। और फाइनली हम लोग आजाद हो गए। इसके बाद एक स्लाइड में और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस स्लाइड का हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप एक ही स्लाइड से आपको सारा चीज पता चल जाएगा। देखिए हुआ क्या कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोगों को एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, कब, आजादी देने से पहले 1946 में। और फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर फ्री इंडिया, जिस दिन 15 अगस्त 1947 के बाद जो पहला कैबिनेट बना वो, और ये इस दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है। तो देखिए नेहरू जी को यहाँ पे भी ये सारे डिपार्टमेंट मिला होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ, रिलेशन, बट इस एक्ट के थ्रू एक दो चीज और उनको दे दिया गया, क्या, तो साइंटिफिक रिसर्च और पीएम का जो बात है वो पहली बार यहीं पे बोला गया था इस एक्ट में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये इस एक्ट में भी था। और इसमें सिर्फ एक स्टेट, जो हम लोग पढ़ते हैं कि जितना अपना स्टेट था उन सबको इकट्ठा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो ये भी कब मिला, इंटरिम कैबिनेट में। इधर देखिए जगजीवन राम, तो जगजीवन राम जो थे पहले भी लेबर मिनिस्टर थे, बाद में भी लेबर मिनिस्टर, कोई चेंज नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भी फूड एंड एग्रीकल्चर थे, बाद में भी थी, कोई चेंज नहीं।
सरदार बलदेव सिंह, इनमें भी कोई भी चेंज नहीं। अब जो लास्ट का 4-5 है इसमें चेंज हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहीं से बनता है, इसलिए अब इस 4-5 को तो एकदम रट जाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट जाइए। लियाकत अली खां, ये पहले, चूंकि आपको पहले पता होगा कि जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रहा था तो उस समय में जो मुस्लिम लीग थे उसके लोग भी कुछ दिन के बाद शामिल हो गए थे, तब उनको ये फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन जब वो लोग, पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट वैकेंट हो गया, तो इस समय में जो शेट्टी साहब थे इनको बनाया गया था, तो ये याद रहेगा। उसके बाद आसफ अली, ये पहले रेलवे मिनिस्टर थे, बाद में कौन बने, डॉक्टर जॉन मोथाई, ये याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और बाद में कौन बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कौन है, जो अली खान, अली खान पहले हेल्थ मिनिस्टर थे और बाद में कौन थी, राजकुमारी अमृत को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्टेस्ट आप बोल सकते हैं, मुझे तो लगता है एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स किसी न किसी एग्जाम में ये एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में, और हम लोग जनरली गलती भी कर देते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल पहले थे लॉ मिनिस्टर, कब, इंटरिम गवर्नमेंट में, लेकिन जब इंटरिम गवर्नमेंट आजाद हुआ भारत, उसके बाद जो कैबिनेट बना था उसमें बी आर अम्बेडकर थे। तो लोगों को लगता है कि बी आर अम्बेडकर ही पहले लॉ मिनिस्टर होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिए कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में बी आर अम्बेडकर, पहला इंटरिम गवर्नमेंट में जोगिंदर नाथ मंडल। और ये नेम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, मतलब इतना ज्यादा सुना हुआ भी नहीं, तो लोग जनरली गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, आपको बहुत मदद करेगा, एक ही स्लाइड पे मैंने सारा कुछ बना दिया। तो चलिए अब हम लोग बिना देर के हुए कुछ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कितना हम लोगों ने अभी तक सीखा है। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस बजट, ध्यान देने योग्य बात, डिस्कस, नोट द, ये नहीं है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये कौन सा एक्ट होगा, ये हम लोग का 1892 का जो एक्ट होगा इसके थ्रू। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एज सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां कहीं भी डायरकी शब्द आए आप एक बार सावधान हो जाइए। ये देखिए, ये पूछ कहाँ रहा है, सेंटर में या प्रोविंस में, तो कहाँ पे, ये पूछ रहा है सेंटर में। सेंटर में किस एक्ट में हुआ था, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सेंटर में हम लोग सबसे पहले 1935 के एक्ट में हुआ था। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ, भाई यही तो सब कुछ का जड़ है, यही तो पाकिस्तान को क्रिएट किया। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड, ये था ना, कि इसमें क्या हो गया था, मुस्लिम लोगों की अलग से इलेक्शन का व्यवस्था कर दिया था, जो कि जड़ बना और फाइनली बाद में पाकिस्तान अलग हुआ। नेक्स्ट, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कार्मल, तो ये क्या पूछ रहा है भाई, लेजिस्लेचर पहली बार बाय कार्मल कहाँ बना था, तो ये हम लोग पढ़े थे कि ये बना था 1919 में, कहाँ पे, सेंटर पे। तो ये इंपॉर्टेंट है और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोविजन टू फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, मैंने बताया था कि पहली बार प्रोविजन बनाया गया, हालांकि ये कभी सफल नहीं हो पाया प्रिंसली स्टेट के विरोध के कारण, लेकिन ये प्रोविजन कब बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉ मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट, देखिए वही क्वेश्चन में पूछ बोल रहा था आपको, तो ये इंटरिम गवर्नमेंट में कौन थे, तो हमने बताया था कि इंटरिम गवर्नमेंट में जोगिंदर नाथ मंडल थे, लेकिन जब कैबिनेट पहला आजाद भारत में पूछा जाएगा तब जो है बी आर अम्बेडकर थे। तो जोगिंदर नाथ मंडल होगा, देखिए आईएएस के एग्जाम 2005 में पूछा गया था। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू वांट टू गिव फ्री prelims test series you can join this telegram channel, and here only I'll provide all the pdf material, study notes and other thing. Thank you, thank you.